हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए एस्टेट, लेक्चर, कैडर और जितनी भी आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स है जिसमें आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और आज ये इसकी क्लास नंबर 3 है। अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था वो सारा कुछ हमने क्या आइडियल गैस के लिए डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अब आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आई थी, ठीक है। जब रियल गैसेस को स्टडी किया गया, जो एक्चुअल गैसेस प्रेजेंट है उनको स्टडी किया गया, तो ये देखा गया कि जो रियल गैसेज है ना वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही थी। वो कौन सी कंडीशन थी कि जो रियल गैस है ना वो आपको कौन सी कंडीशन पे फॉलो करती है, जब प्रेशर तो क्या हो लो और टेम्परेचर क्या हो हाई। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो आपकी रियल गैसेज है ना वो क्या आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। लेकिन अगर ये प्रेशर को क्या कर दिया, हाई कर दिया, मान लो एक मिनट, अगर आपका प्रेशर हाई कर दिया और टेम्परेचर लो कर दिया तो उस टाइम जब रियल गैसेस को प्रेशर क्या कर दिया हाई, क्या हो गया इसको, एक मिनट रुको भाई, प्रेशर को क्या हाई कर दिया, ठीक है, और टेम्परेचर क्या कर दिया, लो कर दिया, मान लो टेम्परेचर लो कर दिया। तो जब आपकी रियल गैसेस को स्टडी किया गया और उसका ग्राफ मान लो बनाया गया तो वो क्या है, ये आपका मान लो आइडियल गैस के लिए था। जब रियल गैस के लिए बनाया गया तो इस टाइप का ग्राफ आ रहा था, तो उसमें क्या है डेविएशन आ रही थी, ठीक है। रियल गैसेस क्या आइडियल गैस से अपना बिहेवियर डेविएट कर रही थी। तो अब वो किस एक्सटेंड तक डेविएशन कर रही है उसको मेज़र करने के लिए एक टर्म दिया गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि रियल गैसेस जो डेविएट कर रही है आइडियल गैस बिहेवियर से वो किस एक्सटेंट तक डेविएट कर रही है, इसको स्टडी करने के लिए क्या है एक फैक्टर आया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं जेड इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी से। आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या हमारे पास 1 होती है, जेड इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ आइडियल गैस के अंदर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, यही गैस हमने पढ़ी थी। तो जब ये दोनों टर्म इक्वल है तो कट करके क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैसेज के लिए 1 होता है, लेकिन जब इसको रियल गैस के लिए स्टडी किया गया तो पी वी इज इक्वल टू नॉट एन आर टी था, तो जेड की वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू 1, कि रियल गैसेज के लिए जेड नॉट इक्वल टू 1 था। अगर जेड नॉट इक्वल टू 1 है तो दो केस आया कि या तो जेड ग्रेटर देन 1 हो सकता है अगर जेड ग्रेटर देन 1 है तो उस केस के अंदर आपका जो गैस है वो क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से और क्या लेस कंप्रेसिबल होगी। अब यहाँ देखो जेड क्या है ग्रेटर देन 1 है कि जेड की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, अगर नीचे वाली टर्म आपकी क्या है कम और ऊपर वाली टर्म ज़्यादा हो, तो मतलब प्रेशर तो क्या हो हाई हो और टेम्परेचर क्या हो जाए लो। अगर टेम्परेचर लो है तो नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसी वजह से आपकी जेड की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर टेम्परेचर क्या है हाई है और सॉरी टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई है तो गैस क्या आपकी लेस कंप्रेसिबल है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपका जो गैस है वो क्या नेगेटिव डेविएशन शो कर रही थी और गैस क्या है ज़्यादा कंप्रेसिबल थी, जैसे मीथेन है, CO2 है। अब देखो हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या था पी वी बाई एन आर टी, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है। लेस देन 1 कब आएगी, जब ये वाली चीज़ क्या आपकी ग्रेटर हो जाएगी, मतलब नेगेटिव नहीं, लेस देन 1 आ रही है, 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी कब आएगी, जब आपकी ये चीज़ क्या है बड़ी हो जाएगी और ऊपर छोटी, तो प्रेशर क्या हो जाए लो हो जाए और टेम्परेचर क्या हो जाए हाई। तो उस केस के अंदर आपकी गैस क्या है ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ये था, ठीक है। इसके अलावा हम जेड को क्या है जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था उसको एक और टाइप से डिस्क्राइब किया गया, वो क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस, यहाँ ऊपर क्या था वॉल्यूम रियल गैसेस का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इस फॉर्मूला से भी हम क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। इतना समझ आ गया। आपका क्या डेविएशन शो हो रहा था, ठीक है, ये डेविएशन का कंसेप्ट समझ आ गया। अब डेविएशन शो क्यों डेविएशन शो हो रही थी भाई, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर क्यों नहीं दिखा रही थी एक कोई कंडीशन के ऊपर, तो उसका क्या रीज़न दिया गया कि आपके एक मैक्सवेल ने क्या काइनेटिक थ्योरी दी थी गैसेस की। तो जो मैक्सवेल ने काइनेटिक थ्योरी दी थी उसी की वजह से उसके अंदर कुछ एक उन्होंने गलत बात मतलब कुछ एक उनकी एरर्स थी जिसकी वजह से जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। इन्होंने क्या बोला था कि जो मैक्सवेल थे काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि एक तो जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम इन्होंने निग्लेक्सिबल माना था, और दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि गैस मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। एक तो वॉल्यूम निग्लेक्सिबल माना था कि गैस के मोलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच नहीं होता। लेकिन
जब एक्चुअल में गैसेस को स्टडी किया गया तो क्या उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी था और प्रेशर, वो क्या बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी था और वॉल्यूम भी उनका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम था जो कि ओवरऑल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम था, लेकिन कुछ ना कुछ वॉल्यूम था। ठीक है, तो अब एक होता है आपका बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, की एक वो टेम्परेचर जिस पे आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, उसको क्या बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। और बॉयल टेम्परेचर टी बी इक्वल टू क्या होता है आपका A/2B। ठीक है, इसको A/2B, ए और बी क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। अब काइनेटिक थ्योरी की ड्रॉबैक समझ में आ गई, दो थी क्या? एक तो उन्होंने क्या माना कि वॉल्यूम निग्लेक्सिबल होता है, दूसरा इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी खत्म कर दिया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन फिर आपके एक साइंटिस्ट आए वंडरवॉल, इन्होंने क्या है जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन थी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की और रियल गैसेस के लिए एक इक्वेशन बनाई जिसे हम वंडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि मान लो पहले क्या बोला गया, ये कंटेनर है, इसके अंदर आपकी गैस फिल की हुई है। ठीक है, अब इस गैस का प्रेशर किसकी वजह से, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स के आपके कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं तो जो कोलिजन की वजह से प्रेशर आ रहा है वो गैस का प्रेशर है। फिर इन्होंने क्या देखा कि जब हम रियल गैस के लिए प्रेशर को देखते हैं ना, वो आपका इस एक्चुअल प्रेशर से क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, जो आइडियल के लिए था, सॉरी, आइडियल का जो प्रेशर था वो रियल के प्रेशर से ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने क्या है, मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, जब ये इस वॉल के साथ टकराने को जा रहा है तो उसके साथ रास्ते में जितने भी मॉलिक्यूल है वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगा रही, ये सीधा वहाँ जाके अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन फिर क्या माना गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। जब ये मॉलिक्यूल जा रहा था तो ये पीछे से इसको अट्रैक्ट भी करेगा, तो ओवरऑल प्रेशर क्या है, कम हो गया। तो रियल के अंदर जो रियल गैसेस का प्रेशर था वो कम आ रहा था आइडियल से। इसी वजह से इन्होंने क्या आइडियल के अंदर क्या क्या किया, प्रेशर के अंदर एक करेक्शन किया और उसके अंदर इन्होंने क्या एक टर्म ऐड की, AN²/V²। ठीक है, प्रेशर के अंदर करेक्शन करके और इन्होंने एक टर्म ऐड की, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल, अगर N मोल के लिए तो नंबर ऑफ मोल, A क्या था यहाँ, ए आपका क्या वंडरवॉल कांस्टेंट था। ठीक है, सेम इन्होंने वॉल्यूम के अंदर करेक्शन की कि एक्चुअल वॉल्यूम मान लो V है, और फिर इन्होंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को इन्होंने B नेम दे के क्या इसमें से एक्चुअल वॉल्यूम में से माइनस किया। V वॉल्यूम क्या था कि जो वो जिस भी कंटेनर के अंदर आपकी गैस भरी हुई है उसका पूरा वॉल्यूम। ठीक है, और B वॉल्यूम क्या था जो मैक्सवेल ने निगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या आया था, V-B। तो अगर N के लिए देखें तो V-NB = nRT। तो ये आपकी क्या आई थी, वंडरवॉल इक्वेशन आई थी रियल गैसेस के लिए। ए और बी क्या थे, वंडरवॉल कांस्टेंट थे। ए क्या बताता है, जो ए वंडरवॉल कांस्टेंट था, उन्होंने क्या ए ने क्या बताया कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उनके बीच में फोर्स भी क्या है मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज होगा। बी ने क्या बताया था, इफेक्टिव साइज, बी साइज के बारे में बात करता है और ए क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो बी था वो एक्चुअल वॉल्यूम के क्या 4 टाइम था। बी की क्या वैल्यू थी, जो भी एक्चुअल वॉल्यूम था गैस मॉलिक्यूल्स का उसका 4 टाइम था। ठीक है, जिसे नेम दिया गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, जो मैक्सवेल ने क्या एक्सक्लूड कर दिया था, उन्होंने कंसीडर नहीं किया था गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी यूनिट ध्यान रखना, ए की यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और बी की यूनिट क्या थी लीटर पर मोल। यूनिट्स इनकी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो इतना समझ आ गया ना। अब इसके अलावा इन्होंने क्या है, क्या देखा कि आपके पास जो ये गैस इक्वेशन आई है वंडरवॉल इक्वेशन ये वाली, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या देखा कि अगर आप प्रेशर को क्या है बहुत ज़्यादा लो कर देते हो, प्रेशर वेरी लो हो गया, अगर प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। मान लो प्रेशर आपने कम कर दिया तो गैसेस क्या है कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या, प्रेशर लो कर दिया तो वॉल्यूम क्या एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अगर प्रेशर लो कर दिया तो वॉल्यूम क्या है इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम लार्ज हो गया तो A/V ये वाली जो टर्म है ये क्या स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी अगर आपने वॉल्यूम लार्ज कर दिया तो ये वाली चीज़ हम NB क्या निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एट लो प्रेशर, जब आपका प्रेशर लो है तो A/V ये भी क्या निगलेक्ट हो जाएगा और B भी क्या निगलेक्ट हो जाएगी। प्रेशर के कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल हो जाएगा तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, और वॉल्यूम बहुत लार्ज है तो इसके कंपैरिजन में NB भी क्या स्मॉल है, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या आई थी, PV = nRT, जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन आ रही थी। ठीक है, तो लो प्रेशर पे मीन्स आपका क्या है, जो रियल गैस है वो बिहेव कर रही है किसकी तरह, आइडियल गैस की तरह। ठीक है, फिर इन्होंने क्या रखा कि एक मॉडरेट प्रेशर रखते हैं। एक मिनट थोड़ा साइड में बताती हूँ आपको।
फिर इन्होंने क्या एक मॉडरेट प्रेशर रखा जो ना ज़्यादा हाई था ना कम था, तो वहाँ अगर मॉडरेट प्रेशर पे भी वॉल्यूम आपका क्या है डिक्रीज़ हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था तो ए बाई वी स्केयर क्या है इंक्रीज़ हो जाएगा, पूरी टर्म तो इंक्रीज़ होगी ना अगर नीचे वाली डिक्रीज़ हो गई तो। अब क्या है ए बाई वी स्केयर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बी के एन माइनस बी के कंपैरिजन में जो आपका वॉल्यूम है ना वो अभी भी लार्ज था, ठीक है। तो एन बी को निगलेक्ट कर सकते हैं एक मॉडरेट प्रेशर पे, लेकिन ए बाई वी स्केयर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, प्रेशर प्लस ए बाई वी स्केयर, इसको निगलेक्ट 1 मोल के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। v इज इक्वल टू आर टी। जब इसको आगे v को अंदर मल्टीप्लाई करके जब निकाली गई तो ये आपकी क्या बनी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी, ठीक है। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लिया। जब आप पूरी टर्म को ये पी वी आर टी से डिवाइड करोगे तो ये पी वी बाई आर टी बन जाएगा, मतलब पूरी टर्म को ये आर टी और यहाँ भी आर टी, इसको डिवाइड कर दिया। तो अभी पी वी बाई आर टी क्या था आपका, जेड था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ आपका क्या निकल के आया, 1 माइनस, ये देखो यहाँ से ये 1 हो गया पूरा, 1 माइनस ए बाई वी आर टी, ठीक है। 1 मिनट, वी आर टी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ध्यान रखना, z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। ये आपकी कब थी, जब आपका प्रेशर क्या था, मॉडरेट प्रेशर था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ z क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो आपका वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये वाली चीज़ क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आप इसमें से 1 में से माइनस करोगे तो क्या है, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम आएगा। जब ग्राफ देखा गया, ये मान लो जेड बाई पी का ग्राफ देखा गया, ये इज इक्वल टू 1 है, तो पहले ग्राफ क्या है, ये आया था, ऐसे ग्राफ आया था जो रियल गैसेस का ग्राफ देखा गया। तो ये जो डिप आ रही थी ना वो इस इक्वेशन की वजह से आ रही थी कि मॉडरेट प्रेशर पे आपका ये बिहेवियर शो कर रही थी रियल गैसेस इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या ली थी, यहाँ बता देती हूँ। अब इन्होंने क्या लिया कि प्रेशर बहुत हाई ले लिया। अगर प्रेशर बहुत हाई है तो वॉल्यूम क्या स्मॉल हो गया। अगर अब वॉल्यूम आपका कम हो गया, ये देखो वॉल्यूम यहाँ कम है, तो एन बी को अब निगलेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेके चलना पड़ेगा। तो एन बी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है, ये देखो, हाँ, अगर वॉल्यूम कम हो गया तो इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी हाई प्रेशर पे वो क्या बनी थी, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। समझ आ गया ना, एट वेरी हाई प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया तो एन बी तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब बी को निगलेक्ट नहीं कर सकते वॉल्यूम के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ वॉल्यूम बहुत कम हो गया तो इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इससे जो आपकी अभी इसको रीअरेंज करने के बाद और आर टी से डिवाइड करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बन रही थी वो थी जेड इज इक्वल टू 1 प्लस, 1 मिनट, 1 प्लस पी बी बाई आर टी, ठीक है। ये थी वेरी हाई प्रेशर, अगर प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा हाई रखा तो जेड की ये वैल्यू आ रही थी। यहाँ जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पी बी बाई आर टी फैक्टर भी आपका इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म थी, इसने बताया था क्योंकि ये आपका जेड इंक्रीज हो रहा है, तो इसी वजह से जो आपके ग्राफ का ये बिहेवियर आ रहा था ना कि डिप के बाद वो इंक्रीज हो रहा था, वो क्या इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा था जब आपने प्रेशर को हाई कर दिया, तो इस इक्वेशन की वजह से। तो ये दोनों याद रखना, जेड की दोनों वैल्यू, एक तो z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई आर टी वी और एक z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी कब था, जब प्रेशर बहुत हाई था, और माइनस वाला कम था कब था, जब मॉडरेट प्रेशर पे इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखना। अब एक चीज़ इसमें क्या थी, हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अगर आप ग्राफ देखते हो ना, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो वो हमेशा ग्राफ ये रहता है, ये ग्राफ रहता है, ठीक है। इसमें जेड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा क्या है, 1 से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है, उसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल होता है इनका, तो इसी वजह से ये इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 होती है। और ये हमेशा डेविएशन शो करता है आपका आइडियल गैस से। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जेड की वैल्यू भी क्या है, इसके साथ इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गया क्यों कहते हैं, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, निग्लेक्सिबल मान के चलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, क्योंकि इनका वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो इसकी वजह से ए की वैल्यू बहुत स्मॉल आती है। अगर ए की वैल्यू स्मॉल आएगी तो जो आपकी ए बाई वी स्क्वायर है उसको आप क्या कर देते हैं, ये निग्लेक्सिबल मान के चलते हैं, और इससे आपकी जो इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कंप्लीट बनती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो भी वैल्यू है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या है, ग्रेटर देन 1 आती है। देखो थोड़ा बता देती हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा इरेज कर लेती हूँ यहाँ से।
फिर इसको डिस्कस कर लेंगे हाइड्रोजन और हीलियम को। देखो क्या था, अब क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो मॉलिक्यूल्स है उनका बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसकी वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेक्सिबल होता है। तो ए क्या बता रहा था, जो वंडर वॉल इक्वेशन में ए था वो क्या बता रहा था, हमें अट्रैक्शन नहीं बता रहा था। इसकी वजह से ए की वैल्यू क्या स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर ए स्मॉल हो गया तो ए बाई वी स्केयर को क्या है, हम निग्लेक्ट कर देंगे पूरी वंडर वॉल इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, वी माइनस, मतलब उसको निग्लेक्ट कर दिया प्रेशर वाली टर्म को, इज इक्वल टू क्या बन गई, आर टी। ये इक्वेशन बनेगी अगर ए बाई वी स्केयर को हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो अब इसको पूरे को क्या, पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे और फिर आर टी से आप इसको डिवाइड करोगे, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, पी वी, देखो पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी, सॉरी पी बी बाई आर टी, ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ये क्या जेड है। तो अब देखो ये आपकी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बन रही है, तो जेड ऑलवेज क्या है, देखो वन में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है ना, तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जेड की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये 1 प्लस कुछ दिखा रहा है और ये क्या आपका जेड है। तो इसी वजह से ध्यान रखना, ये हमेशा क्या है, इसका जेड ग्रेटर देन 1 होता है, और क्या ये ऑलवेज डेविएशन शो करती है हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं बनती है, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और ये ए और बी की यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं। ए क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी पूछ लेंगे, और बी क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। बी ने क्या बताया था, साइज ऑफ मॉलिक्यूलर, ए क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कितना अट्रैक्शन है उनके बीच में। ठीक है, फिर आता है आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, की गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना। व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ओनली डन बाय हाई प्रेशर और कूलिंग। दो तरीके से, दो टाइप से हम क्या है, दो मेथड है हमारे पास जिससे हम गैस को क्या है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। एक तो अगर प्रेशर हाई करते, दूसरा टेम्परेचर क्या है डिक्रीज करते, मतलब गैस की क्या है कूलिंग हो जाए। अगर इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स आई, अगर प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो इसकी वजह से गैस लिक्विफाई होगी। अगर टेम्परेचर लो कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स मूव करना कम कर देंगे, तो इसकी वजह से भी गैस क्या आपकी लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अबव विच नो गैस कैन बी लिक्विफाइड हाउसएवर हाई प्रेशर अप्लाइड। एक ऐसा टेम्परेचर, अगर उस टेम्परेचर से ऊपर आपकी कोई वैल्यू आ गई तो आप जितना हाई प्रेशर अप्लाई कर दो गैस को क्या लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। समझ आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर की एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद आप जितना मर्जी हाई प्रेशर किसी भी गैस के ऊपर अप्लाई कर दो, उसके बाद आप उस गैस को क्या लिक्विफाई नहीं कर सकते। और क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक गैस का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये देखो इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि जो भी आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही ईजिली गैस क्या है लिक्विफाई हो जाएगा। ये क्या है, वीकर फोर्स मोर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उनको लिक्विफाई करना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लो है तो मतलब डिफिकल्ट है किसी को लिक्विफाई करना, गैस को लिक्विफाई करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसमें कई बार क्या है, अलग अलग गैसेस देके उनका क्रिटिकल टेम्परेचर देके और पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस पहले लिक्विफाई होगी। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है वही गैस क्या है पहले लिक्विफाई होगी। तो ये ध्यान रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8A डिवाइड बाई 27 RB। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना। सेम आपका क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की भी वैल्यू याद रखना, A/27 B स्क्वायर, और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है 3B। ये डायरेक्ट कई बार वैल्यूज पूछ लेते हैं, डेरिवेशन की इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज याद रखना इनकी क्या होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8A/27 RB, और क्रिटिकल प्रेशर A/27 B स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 3B स्क्वायर। तो ये था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, इंपॉर्टेंट है इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब गैसेस का जितना भी पार्ट था हमारा आज वो पूरा हो गया। अब कल डिस्कस करेंगे लिक्विड का थोड़ा सा पार्ट रहता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट के बारे में कुछ एक टॉपिक है 2-3, वो डिस्कस करेंगे कल वाली वीडियो में। तो होप सो कि आज समझ आ गया होगा रियल गैसेस का बिहेवियर। इसमें ये चीज़ें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका बिहेवियर याद रखना, और एक इसका ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना। कौन सा, हाँ ये वॉल्यूम ऑफ रियल बाई आइडियल वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।